आज सबसे पहले दो ग्लोबल खबरों की फिक्र करते हैं। पहली खबर है इजराइल से या ईरान से, खुद सोचिए, आप डिसाइड करिए। दूसरी खबर का कनेक्शन पाकिस्तान से, यह क्लियर कट है और दोनों ही खबरों के केंद्र में है डैडी ट्रंप या बिग डैडी ट्रंप। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को खुश करने के लिए, उनसे फेवर्स लेने के लिए उन्हें डैडी ट्रंप कहकर बुलाते हैं। ट्रंप को शायद चाटुकारिता ज्यादा पसंद है और फिर ट्रंप चाटुकारिता से खुश होकर इस कदर मेहरबान हो जाएंगे कि टैरिफ में छूट से लेकर आधुनिक हथियार तक सब कुछ देने का वादा कर सकते हैं। और ये सब करते वक्त वो ये भी नहीं सोचेंगे कि उनके इस कदम से दुनिया में शांति आएगी या फिर जंग छिड़ेगी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो ये आप जरा ध्यान से देखिए जो खबर हम आपको बता रहे हैं। इजराइल ईरान में सीजफायर का ऐलान ट्रंप ने किया था। अब ट्रंप ही ईरान को दहलाने के लिए इजराइल को B-2 बॉम्बर्स और बंकर बस्टर बम दोनों दे सकते हैं। पाकिस्तान की बात करें तो मुनीर ने अमेरिका के दौरे में उनके साथ लंच किया था। ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देने की मांग की थी, बल्कि नॉमिनेट करके चले आए थे। अब खबरें हैं कि अमेरिका पाकिस्तान की वायुसेना को एडवांस वेपन से लैस कर सकता है। पाकिस्तान को अमेरिकी हथियार मिलने का मतलब भारत के नजरिए से क्या हो सकता है, ट्रंप के इस कूटनीतिक दांव को आप आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले बात इजराइल की कर लेते हैं। सबसे पहले, क्योंकि दो फोकस है तो इजराइल का फोकस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की रात टाइमर शुरू हो चुका है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आज ही रात इजराइल ईरान में जंग का दूसरा भयानक राउंड शुरू हो जाए। हमें सीधे पश्चिम एशिया से इसके संकेत मिल रहे हैं। ध्यान से देखिए, अब इंडिकेशंस, संकेत देखिए। यहां पर पहला संकेत यह है कि अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने को कहा है। ऐसा कोई कब कहता है? अमेरिका ने हमले के खतरे को देखते हुए अपने नागरिकों को यह चेतावनी जारी करी है। एडवाइजरी है ये ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहीं अमेरिका ने इजराइल के लिए ट्रैवल वार्निंग का लेवल बढ़ा दिया है। इसका मतलब यह है कि इजराइल में अमेरिकी नागरिकों को खतरा है और वो कभी भी यहां वहां ना दिखाई दें। दूसरा संकेत ईरान में लगातार हो रहे धमाकों से मिल रहा है। सीजफायर लागू हुए आज 11 दिन हो चुके हैं, लेकिन ईरान में रोज हमले हो रहे हैं। ईरान के कई शहरों में ड्रोन दिखाई दिए हैं, जिसके बाद ईरान के डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया। तेहरान के पूर्वी इलाकों में धमाके की खबरें हैं। जानकारी के मुताबिक हमले के बाद एक इमारत में आग भी लग गई। दोनों देशों के बीच सीजफायर इन धमाकों की वजह से किसी भी वक्त टूट सकता है, बल्कि देखिए अनऑफिशियली तो टूट भी चुका। अब तीसरा संकेत ईरान के एक्शन से मिला। इसको जरा गौर से देखिएगा। ईरान ने अचानक अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया। यह कोई कब करता है? सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी। यह कोई कब करता है? इंटरनेशनल फ्लाइट ट्रांजिट पर रोक है। मतलब ईरान को इजराइल की तरफ से बड़ी स्ट्राइक का डर है। इस तीसरी खबर में एक अंदेशा यह भी जताया जा रहा है कि जिस तरह से ईरान में लगातार धमाके हो रहे हैं, सीजफायर के बाद भी ईरान में सैन्य अधिकारियों की इन हमलों में मौत हो रही है। तो ईरान इस इजराइल का सीजफायर उल्लंघन तो मान रहा है, लेकिन वो खामोश है। और ये खामोशी एक खतरनाक संकेत है तूफान से पहले का। ईरान अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में जुटा है। चीन की तरफ से उसे 40 फाइटर जेट मिलने की खबर है। ईरान ने रूस और चीन से एयर डिफेंस सिस्टम भी मांगे हैं। ईरान खामोशी के साथ कुछ बड़ी तैयारी कर रहा है और इस बार उसके निशाने पर सिर्फ तेल अवीव और हाइफा नहीं, बल्कि इजराइल के कुछ और शहर भी हो सकते हैं। ओपन सोर्स इंटेल से यह जानकारी सामने आ रही है। अब बात सबसे धमाकेदार संकेत की। इजराइल को ईरान से हमले का डर है। इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों को भी पूरी तरह से मिट्टी में मिला देना चाहता है। ये परमाणु रिएक्टर जमीन के 300 फीट नीचे गहराई में बने हुए हैं, जिन्हें सिर्फ अमेरिकी बंकर बस्टर बम से तबाह किया जा सकता है। अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स से किए गए हमले उस समय मन मुताबिक परिणाम नहीं दे पाए थे। नेतन्याहू इसीलिए ज्यादा बेचैन है। वो 7 जुलाई को ट्रंप से व्हाइट हाउस में मिलने वाले हैं। इससे पहले अमेरिका से बड़ी खबर आई है कि ट्रंप नेतन्याहू को बंकर ब्रेकर कॉम्बो ऑफर दे सकते हैं। यानी अमेरिका इजराइल को B-2 बॉम्बर दे सकता है। अमेरिका इजराइल को GBU-57 बंकर बस्टर बम भी दे सकता है। अमेरिका पहली बार किसी दूसरे देश को B-2 बॉम्बर दे सकता है। हम आपको आगे बताएंगे कि टैक्टिकली इंपॉर्टेंट क्यों है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट है कि ऐसा करने के लिए अमेरिका के संविधान में संशोधन की तैयारी है। इस मुद्दे पर यूएस कांग्रेस में बिल पेश किया गया है। अमेरिका के रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों रिप्रेजेंटेटिव्स ने मिलकर यह बिल यूएस कांग्रेस में रखा है। यह बिल पास हुआ तो नए कानून से ट्रंप को न सिर्फ B-2 बॉम्बर्स पर ज्यादा फैसले लेने का अधिकार प्राप्त होगा, बल्कि इजराइल अमेरिका बम वर्षक विमानों से लैस भी हो जाएगा।
इसके बाद इजराइल को B-2 बॉम्बर से ईरान के परमाणु ठिकाने को टारगेट करने के लिए अमेरिका की मंजूरी नहीं लेनी पड़ेगी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। वहीं अमेरिका के पास यह कहने का मौका रहेगा कि ईरान पर हमला इजराइल ने किया। इजराइल के बॉम्बर अटैक से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। वैसे ईरान पर B-2 बॉम्बर से हमले की आशंका दोबारा कई गुना बढ़ गई, कई गुना। यह अटैक इसलिए हो सकता है, ध्यान से देखिए पॉइंटर्स, क्योंकि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रमों को डबल स्पीड से शुरू कर चुका है। ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं जो बताती हैं कि ईरान 10 परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। खुद आईएईए चीफ ग्रॉसी ने कहा था कि ईरान 1 महीने के भीतर परमाणु कार्यक्रमों को फिर से शुरू कर सकता है। इंटरेस्टिंग बात, ध्यान से देखिए, आईएईए के लोग जो हैं इस वक्त ईरान में मौजूद हैं, लेकिन न्यूक्लियर साइट्स पे नहीं जा सकते। ट्रंप इस बात को लेकर बहुत नाराज हैं, लेकिन देखिए अब क्या हो रहा है वहां पर। आईएईए से एक बात और याद आई, ईरान ने आईएईए के किसी भी कर्मचारी को अपने देश में एंट्री पर बैन लगा रखा है। अमेरिका ने ईरान को आज ही चेतावनी दी है कि ईरान आईएईए से समझौता नहीं तोड़ सकता। ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रमों की जानकारी देते रहने के लिए आईएईए से संपर्क में रहना ही होगा, लेकिन ईरान कहता है आईएईए जो है वो मोसाद का एजेंट है। आप ईरान के इस कदम को भी परमाणु बम बनाने के संकेत के रूप में देख सकते हैं। ईरान अगर परमाणु बम बनाएगा तो फिर इजराइल चुप नहीं बैठेगा, वो ईरान को बारूदी जवाब दे सकता है। दरअसल अमेरिका को ईरान पर B-2 बॉम्बर्स से हमला करने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। यह एक बड़ी वजह है कि इजराइल को B-2 बॉम्बर्स देने में कि अमेरिका कोशिश कर सकता है, क्योंकि अमेरिका वहां से फ्लाई करता है, फिर डियागो गार्सिया जो इंडियन ओशन में वहां पर आता है और फिर उसके बाद अटैक करता है। करीब मान लीजिए लगभग 40 घंटे की फ्लाइट हो गई। खबर यह भी आ रही है कि अमेरिका अपने B-2 बॉम्बर्स को रिटायर कर सकता है। अब यह बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, अमेरिका अपने सबसे ताकतवर और आधुनिक बॉम्बर को रिटायर क्यों करने जा रहा है? कोई तो लॉजिक होगा। इसका जवाब है कि अमेरिका B-2 का नया और आधुनिक वर्जन B-21 रेडार बना रहा है। B-21 रेडार तकनीक के मामले में B-2 बॉम्बर से ज्यादा आधुनिक है। साथ ही GBU-57 बंकर बस्टर बम को भी अपग्रेड किया जा रहा है। इस बम को इस तरह अपग्रेड किया जा रहा है कि ताकि इसे टारगेट के नजदीक जाए बिना दूर से ही लॉन्च किया जा सके। पिछले कुछ दिनों से अमेरिका के GBU-57 बंकर बस्टर बम की काफी चर्चा है, लेकिन अब खबरें हैं कि अमेरिकी एयरफोर्स चाहती है कि सुपर हैवी बंकर बस्टर बम यानी GBU-57 को ही रिटायर कर दिया जाए। इसकी जगह एक नया बम ले सकता है जो इस बम की तुलना में कहीं ज्यादा तबाही मचा सकता है। जानकारी के मुताबिक इस नए बंकर बस्टर बम का वजन 10,000 किलोग्राम होगा, यानी GBU-57 के मुकाबले 4,000 किलोग्राम कम होगा, लेकिन ताकत उससे कहीं गुना ज्यादा होगी। इस बम का नाम अभी सामने नहीं आया, ये जानकारी भी उपलब्ध नहीं है कि ये कितनी गहराई तक पार करेगा, लेकिन ये जरूर है कि नया बम 200 फीट से ज्यादा नीचे तक तबाही मचाएगा। नए बम के लिए खासतौर से B-21 बम वर्षक तैयार हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस बॉम्बर की मदद से दूर से बम को लॉन्च किया जा सकता है, यानी यह बंकर बस्टर बम GBU-57 से ज्यादा हल्का और स्मार्ट होगा। अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स को दुनिया का सबसे ताकतवर और महंगा जेट माना जाता है। B-21 रेडार आने वाले कुछ वर्षों में B-2 बॉम्बर्स की जगह ले लेगा। B-21 रेडार छठी पीढ़ी का आधुनिक बॉम्बर, 6th जनरेशन, हम यहां पे 5th जनरेशन की बात कर रहे हैं। इसे लंबी दूरी से सटीक हमलों के लिए डिजाइन किया गया है। यह B-2 बॉम्बर से आकार में छोटा और वजन में हल्का होगा। साथ ही B-2 से ज्यादा बेहतर स्टेल्थ तकनीक इसके पास होगी, जिससे पकड़ना दुनिया के आधुनिक रेडार के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि रेडार और इंफ्रा रेड डिटेक्शन से बचने में पूरी तरह सक्षम होगा। इसकी क्षमता 18,000 किलो से भी ज्यादा पेलोड ले जाने की होगी। हल्का होने की वजह से B-21 रेडार की रेंज भी B-2 बॉम्बर से ज्यादा होगी। इजराइल के पास अगर ईरान के खिलाफ उसके साइंटिफिक प्रोग्राम को नष्ट करने के लिए कुछ नहीं है तो सिर्फ ये दो ही चीज़ें हैं, B-2 बॉम्बर्स और बंकर बस्टर बम। उसमें भी अगर GBU जैसी क्लास के अगर बम मिल जाते हैं तो शायद अपने आप में US के इशारे पर इजराइल वो काम कर सकता है और US बच जाएगा अपनी क्रिटिसिज्म में। तीसरा, अपग्रेडेशन। आई एम श्योर ये अपग्रेडेशन उनको करना इसलिए भी पड़ रहा है क्योंकि वो इंक्रीजिंगली रियलाइज़ कर रहे हैं कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ज़मीन से नीचे और नीचे चलता चला जा रहा है। सोचिए कितनी अजीब सी बात है, लोग न्यूक्लियर वेपन बनाते हैं जो कि एक डेटरेंट होता है और उसका इस्तेमाल कभी नहीं करते हैं, लेकिन बनाए जा रहे हैं। अब ये B-2 बॉम्बर की बात कर लीजिए, अभी तक जब से B-2 बॉम्बर लॉन्च हुआ है 2 या 3 बार इसका इस्तेमाल हुआ है आज तक, 2 या 3 बार।
और वो भी वॉर जोन में नहीं, सिर्फ बम गिराने के लिए। वॉर जोन में कॉम्बैट, एरियल कॉम्बैट की अगर बात करें तो ये तो अभी तक टेस्टेड ही नहीं है, क्योंकि ये जाता है, हमला करता है और निकल जाता है, चाहे वो अफगानिस्तान हो या फिर ईरान हो। फिक्र में अगली खबर उस पाकिस्तान की जो समय और हालात के हिसाब से अपना रंग बदलने में माहिर, हम सब जानते हैं। वो कभी चीन को बॉस बना लेता है तो कभी चापलूसी करते हुए ट्रंप के सामने कालीन की तरह बिछ जाता है। ये तस्वीर देखिए आप जरा, वाह, बदले बदले से अंदाज नजर आते हैं। आज तो पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ भी काफी झुके नजर आते हैं, आसमान में नहीं जमीन में। खैर, फिलहाल पाकिस्तान के एजेंडे में सबसे ऊपर अमेरिका का ही नाम है। शहबाज शरीफ, असीम मुनीर और उनके बाकी अधिकारी इस वक्त ट्रंप की ऐसी चापलूसी कर रहे हैं जिसे देखकर आप कह सकते हैं कि अगर चापलूसी का कोई नोबेल होता तो विजेता पाकिस्तान होता। और इसका नया सबूत है पाकिस्तानी वायुसेना के एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू, जो इस वक्त अमेरिका पहुंचे हैं। वॉशिंगटन में अमेरिका के अधिकारियों और सैन्य कमांडरों के साथ मुलाकात की। यह सब कुछ उस वक्त हुआ है जब कुछ ही दिन पहले असीम मुनीर ट्रंप की चरण वंदना करके अमेरिका से वापस आए। इसीलिए सवाल है कि आखिर पाकिस्तान और अमेरिका के बीच क्या पक रहा है, और मुनीर के बाद जहीर अहमद बाबर क्या गिरवी रखकर आए हैं। आपको याद होगा जब असीम मुनीर अमेरिका गए थे तो उन्होंने ट्रंप के साथ लंच किया और ट्रंप के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की सिफारिश कर दी। लेकिन बाबर ने अमेरिकी अधिकारियों के साथ कौन सा सौदा किया, इसे लेकर थ्योरी अलग अलग आ रही है। पाकिस्तानी मीडिया में जो खबरें चल रही हैं उसके अनुसार पाकिस्तान एयरफोर्स और अमेरिकी अधिकारियों की मुलाकात में डिफेंस सेक्टर को लेकर कई महत्वपूर्ण बातचीत हुई है। लेकिन इस दौरान पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल ने अमेरिका में झूठ वाले जो हवाई फायर किए उनके बारे में आपको जानना चाहिए। बाबर सिद्धू ने पहला झूठ कहा कि पाकिस्तान दुनिया का शांति प्रिय देश है, जबकि सच यह है कि आज के वक्त में पाकिस्तान आतंकियों का सेफ हाउस है। सोचिए, जिस मुल्क के अंदर ओसामा बिन लादेन को मारा गया, जिस मुल्क के अंदर अभी भी मोस्ट वांटेड $10 मिलियन की बाउंटी वाला हाफिज सईद है, वो शांति प्रिय देश है और उसको अमेरिका वेलकम कर रहा है। ये पाकिस्तान और अमेरिका दोनों का चरित्र दिखाता है। पाक एयर चीफ ने दूसरा झूठ यह कहा कि पाकिस्तान ने ग्लोबल टेररिज्म के खिलाफ बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, पुराना एजेंडा है, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म। जबकि सच अमेरिका के साथ पूरी दुनिया को पता है कैसे पाकिस्तान आतंक और आतंकियों को अपने रिमोट की तरह इस्तेमाल करता है, बल्कि उनके लिए एक सेफ हाउस बना हुआ है। कूटनीति के जानकार अब पाकिस्तानी एयर चीफ मार्शल के अमेरिकी दौरे को अपने अपने तरीके से डिकोड कर रहे हैं। सवाल उठा रहे हैं कि क्या ट्रंप की चरण वंदना में शहबाज शरीफ की कोई चाल है। इन सब के बीच एक बात पाकिस्तान को अच्छी तरह से पता है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप की आंखों पर पैसों की और ट्रांजैक्शन की पट्टी बंधी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस वक्त टेरर से पहले ट्रेड है, और ट्रंप इस वक्त एक देश के राष्ट्रपति से पहले एक उद्योगपति की तरह बर्ताव कर रहा है। इसीलिए उन्होंने छोटी मोटी डील और बिजनेस के ऑफर देकर अपनी तरफ किया जा सकता है। ऐसे में असीम मुनीर के बाद पाकिस्तानी एयर चीफ के अमेरिकी दौड़ के पीछे कोई तो बड़ा राज छिपा हुआ है। पाकिस्तान चीन से हथियार ले रहा है, कर्ज भी ले रहा है वैसे, और अमेरिका की चापलूसी कर रहा है। तो क्या इसमें भारत विरोधी लॉबी तैयार करने वाला कोई एंगल है? क्या पाकिस्तान चीन के बाद अमेरिका की कठपुतली बनने के लिए तैयार है? क्या पाकिस्तान का मकसद अमेरिका से मिलने वाली सामरिक मदद को दोबारा हासिल करना है, जिसे ट्रंप ने 2018 में बंद कर दिया था? क्या पाकिस्तान अमेरिका से हथियारों की सप्लाई चाहता है, या फिर अपने आतंकी कैंपों की सुरक्षा के लिए अमेरिका की गारंटी चाहता है? इस पर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, देखना तो जरूर पड़ता है। अमेरिकन स्मार्ट हैं और ट्रंप उससे भी ज़्यादा स्मार्ट बिजनेसमैन है। ये सब जो एयरफोर्स का बात आ रही है, क्यों आ रही है? एक तरफ यूएस ने भारत को बोला है F-35 दे सकता हूँ, ये भी ट्रंप का ही कहना है। अब वो F-35 इंडिया शायद नहीं खरीद रहा होगा, इसलिए वो दिखा रहे हैं कि देखिए जी अब तो मैं पाकिस्तान को दे सकता हूँ अपग्रेडेड वर्जन ऑफ F-16, F-35 दे सकता हूँ। एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता चला जा रहा है, जहाँ यूएस वापस से पाकिस्तान के अंदर बेसेस बनाना चाहता है। एक ये बहुत बड़ी ज़रूरत है, और वो बेसेस सिर्फ मुनीर के कहने से नहीं बन सकती, उसमें एयरफोर्स की इन्वॉल्वमेंट होनी ज़रूरी है। उससे भी बड़ी बात ये आती है कि जिसको बोलते हैं ना चाइना को काउंटर करने के लिए, कि वो भी वहाँ पर इसीलिए बेसिस बनाना चाहेगा। पाकिस्तान इस वक्त चीन और अमेरिका के साथ जो कर रहा है उसे देखकर हम
हमें यूनाइटेड नेशंस में भारतीय डिप्लोमेट का वो बयान याद आ रहा है जब उन्होंने दुनिया के सामने पाकिस्तान को आईना दिखाया था और कहा था कि पाकिस्तान एक ऐसा नाकाम देश है जो अपना वजूद बचाने के लिए दुनिया के सामने हाथ फैलाए खड़ा रहता है। आज वो बात फिर से सच साबित हो गई। देखिए, प्रेम के तराने दोनों तरफ से बज रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर ये, और इसीलिए ये कैमरे के सामने पाकिस्तान पर बेशुमार प्यार लुटा रहे हैं। लेकिन क्यों? उसकी संभवित वजह समझिए। ट्रंप पाकिस्तान के आतंक वाले चरित्र को भूलकर वहां मौजूद खनिजों पर कोई डील करना चाहते हैं। ट्रंप के करीबी पाकिस्तान में क्रिप्टो बिजनेस चाहते हैं। ट्रंप चाहते हैं कि पाकिस्तान ईरान के मुद्दे पर अमेरिका का साथ दे, और एक एंगल यह भी है कि पाक को चीन की गोद से उठाकर अपने रिमोट पर नचाया जाए। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर ट्रंप अभी भी ये सारी चीजें सोच रहे हैं, तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि ट्रंप की डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है कि वो पाकिस्तान को अभी तक डिकोड नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान अमेरिका की जोड़ी क्या गुल खिला रही है आपने देख लिया, आने वाले समय में देख भी जाएगा। लेकिन अब चीन की युद्ध वाली चाहत की चर्चा करते हैं। बीजिंग में बैठे शी जिनपिंग बारूद बेचकर कमाई करने की अपनी भूख जो है उसको मिटाने की कोशिश में, और अपनी ये भूख मिटाने के लिए वो पड़ोसियों का किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, अब ये देखते हैं। नई रिपोर्ट के अनुसार शी जिनपिंग ये चाहते हैं कि युद्ध सदा के लिए होते रहे, ताकि चीन में बने हथियारों की डिमांड कभी खत्म ना हो। आगे हम चीन की इसी साजिश को डिकोड करने वाले हैं। हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे शी जिनपिंग युद्ध तो नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन पिछले दरवाजे से हर युद्ध में मास्टरमाइंड और व्यापारी की भूमिका निभा रहे हैं। आपको 4 उदाहरणों से समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे शी जिनपिंग हथियारों की दुकान खोल चुके हैं, कैसे वो दुनिया में चल रहे युद्ध में अपने शस्त्र भंडार से हथियार सप्लाई कर रहे हैं, जिसमें चीन की चांदी ही चांदी है। पहला उदाहरण है रूस और यूक्रेन युद्ध। आरोप है कि यूक्रेन के खिलाफ चीन ने रूस की हथियारों से मदद की। इसकी पूरी डिटेल कहानी हम आपको बताएंगे। दूसरा उदाहरण है इजराइल और ईरान युद्ध। चीन ने ईरान की मदद भी हथियारों से की है। उसके मालवाहक विमान तेहरान में दिखे, वो भी तब जब बाकायदा तेहरान में बम्बार्डमेंट चल रहा था। दुनिया जान चुकी है हाल में तनाव के दौरान भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने चीनी हथियारों का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान अपनी सुरक्षा के लिए मेड इन चाइना वेपन पर निर्भर है। पाकिस्तान के आतंकी चीनी राइफल्स का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ युद्ध की बात नहीं, बल्कि म्यांमार के गृह युद्ध में भी चीन ने वहां के विद्रोहियों की हथियारों से मदद की है। और इतना ही नहीं, अफ्रीका में भी कई जगह जहां पर एक तरीके से बहुत ज्यादा वायलेंस है, वहां पर भी चीन के हथियार देखे गए हैं। फिक्र के फैंस ये सोच रहे होंगे कि आखिर आज अचानक सौदागर चीन का जिक्र क्यों हो रहा है? क्यों यह कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग हर युद्ध में सिर्फ हथियार बेचने की फिराक में रहते हैं? दरअसल सीप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की नई रिपोर्ट आई है। उसमें कहा गया है पिछले कुछ वर्षों में चीन ने 44 देशों को सैन्य उपकरण बेचे हैं। अब नोट करिए, जिन देशों में चीन ने हथियार भेजे हैं वहां पहले से संघर्ष है। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि चीन ने 44 देशों को लड़ाकू विमान बेचे हैं। चीन ने पाकिस्तान को हथियार बेचे। चीन के सैन्य निर्यात का 63% पाकिस्तान को गया है, जो पहले अमेरिका से होता था। अब वो पाकिस्तान चीन से हथियार खरीदता है। सोचिए, पाकिस्तान इन हथियारों का इस्तेमाल किस लिए करता है? क्या ये सही नहीं है कि चीन सिर्फ और सिर्फ अपना मुनाफा देखता है? ये नहीं देखता है कि इन हथियारों का इस्तेमाल कौन, किसके खिलाफ और क्यों कर रहा है? शी जिनपिंग जो हैं, जो अपनी सत्ता को बढ़ाए रखना चाहते हैं, वो चीन को अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए चीन को विश्व शक्ति के रूप में बनाना चाहते हैं, ताकि उससे उनकी जो सत्ता है वो और मजबूत हो और उनकी लेजिटिमेसी, उनकी वैधता चीन के अंदर बढ़े। ऐसे देशों में जहाँ पर कि चीन के विरुद्ध संघर्ष चल रहा है, जैसे म्यांमार में है, कुछ हद तक बलूचिस्तान में, कुछ हद तक काफ़ी हद तक बलूचिस्तान में है, कुछ इलाकों में पाकिस्तान में है, और अन्य जगहों में सैनिक विद्रोह तो नहीं है, लेकिन राजनीतिक विद्रोह, राजनीतिक विरोध हो रहा है इसका। तो चीन इन सब के साथ, उसके पास एक ही तरीका है कि जहां उसकी सेना जा सके, जहां उसके लोग जा सके, जहां उसके हथियार जा सके, वो पहुंचाया जाए। दक्षिण एशिया में उसका एक जो प्रॉक्सी है वो है पाकिस्तान। साउथ ईस्ट एशिया में म्यांमार में और कुछ देश हैं जिनको कि अपना प्रॉक्सी बनाता है और वहाँ अपने हथियार बेचता है।
और चीन की ये भी कोशिश है कि युद्ध हर जगह जारी रहे, ताकि उसकी जो हथियार की जो उद्योग है वो बनता फलता फूलता रहे। देखिए, चीन का ये है प्लान सी, हथियारों की अगर बात की जाए, और ये उसे लगता है आज के दौर में सबसे स्टेबल प्लान है। प्लान ए था बिजनेस, यानी एक प्रोडक्शन फैसिलिटी बनाना, एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, जो कि उसने किया पूरी दुनिया में और यूरोप को डिपेंडेंट कर दिया। प्लान बी था टेक्नोलॉजी। जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने थे तो चीन में जो दो बड़ी कंपनियां मोबाइल बनाती थी वो आज की तारीख में दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कार्स बेच रही हैं। सोचिए, टेक्नोलॉजी, इसमें चाहे वो एआई हो या फिर रोबोटिक्स हो या फिर जिस तरीके से चीन मैन पावर को कम करके काम कर रहा है। और जैसे ही ट्रंप ने टैरिफ की तलवार चलाई, उसके बाद चीन की डिपेंडेंसी उसके प्लान सी पर ज्यादा आ गई है, और वो है वेपनाइजेशन ऑफ कंट्रीज, जिसके ऊपर कई सालों से अमेरिका और यूरोप डिपेंडेंट है। अब उस प्लेस को चीन लेना चाहता है। सिंपल। अगर आप चीन की हथियार पॉलिसी को सही तरीके से समझेंगे तो ये जानेंगे कि आखिर चल क्या रहा है, कैसे चीन अपने पड़ोसियों को ही युद्ध की आग में धकेल देता है, फिर उसे ठंडा करने के नाम पर बारूदी बंदोबस्त करता है। सही मायने में चीन 4 सूत्रीय कार्यक्रम के जरिए काम करता है। पहला, युद्ध की आग भड़काओ। दूसरा, भर भर के हथियार बेचो। तीसरा, सैन्य उपकरण बेचकर अरबों रुपए की कमाई करो। मकसद यही है कि पड़ोसी देशों में युद्ध की आग जलती रहे। अपनी इस साजिश के दम पर पिछले कुछ वर्षों में चीन हथियारों का सबसे बड़ा सौदागर बन गया। बीजिंग के करीब मिलिट्री सिटी का निर्माण 2024 में शुरू हुआ था। अब आप वो देखिए, सबसे पहले आसपास सुरंगों और सड़कों का जाल बिछाया गया, इसके बाद बंकर बनाया गया और अब ऊपर की बिल्डिंग बन रही है। सोचिए चीन क्या क्या कर रहा है। ये उसका जवाब है पेंटागन को। ये प्रोजेक्ट इतना सीक्रेट है कि इसके निर्माण का कहीं कोई आधिकारिक उल्लेख नहीं, यानी चीन की जमीन पर यह बन तो रहा है लेकिन सरकारी दस्तावेजों में इसका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन सैटेलाइट इमेज से खुलासा हो गया, चीन की मिलिट्री सिटी का निर्माण 1500 एकड़ में हो रहा है। 1500 एकड़। ये सीक्रेट सैन्य ठिकाना पेंटागन से 10 गुना बड़ा है। पेंटागन 150 एकड़ में बना है। यहां परमाणु हमले झेलने के लिए बंकर जो है वो बनाए गए हैं, यानी परमाणु हमले का असर नहीं होगा। न्यूक्लियर अटैक की स्थिति में चीन की टॉप लीडरशिप का सुरक्षित ठिकाना हो सकता है। यह बंकर युद्ध के दौरान कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के रूप में भी काम कर सकते हैं। चीन ने इस इलाके की रक्षा के लिए वाटरप्रूफ बाउंड्री वॉल का निर्माण किया है। यहां बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश की सख्त मनाही है। निर्माण साइट पर ड्रोन और कैमरों पर भी प्रतिबंध है। रक्षा मामलों के विशेषज्ञ मिलिट्री सिटी की सीक्रेसी और शक्ति को तीसरे विश्व युद्ध की तैयारियों से जोड़कर देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि नया कमांड सेंटर शीत युद्ध के समय से चीन के मौजूदा सैन्य मुख्यालय की जगह ले सकता है। चीन सिर्फ पड़ोसियों को लड़वा कर मुनाफा नहीं कमा रहा है, बल्कि ऐसा शहर भी बसा रहा है जो बीजिंग से 11,000 किलोमीटर दूर वाशिंगटन डीसी को परेशान किए हुए है। शी जिनपिंग का यह प्लान सीधे सीधे अमेरिका की सुपर पावर इमेज को चुनौती है। चीन एक ऐसी मिलिट्री सिटी बना रहा है जो अमेरिका के डिफेंस हेडक्वार्टर पेंटागन से ज्यादा विशाल और ज्यादा एडवांस्ड है, टेक्नोलॉजिकली भी। इतनी बड़ी है यह कि पेंटागन इसके आगे कुछ नहीं है। अब तक दुनिया में सबसे बड़ी ऑफिशियल बिल्डिंग का रिकॉर्ड पेंटागन के नाम पर है। सोचिए, वो पेंटागन जिसके ऊपर 9/11 में एक एयरक्राफ्ट क्रैश करता है और कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा नुकसान, लेकिन चीन अब उसके हर रिकॉर्ड को तोड़ने जा रहा है। जिनपिंग ये गुप्त सैन्य किला क्यों बना रहे हैं, इसकी खासियत क्या है, एक एक चीज हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, द सन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की मिलिट्री सिटी राजधानी बीजिंग से सिर्फ 32 किलोमीटर दूर एक विशाल परिसर में बन रही है। यानी कि बीजिंग में जो भी है उसका तेजी से मूवमेंट कराया जा सके। यहां आसपास चीनी सेना की कोई मौजूदगी नहीं है, लेकिन अमेरिकी खुफिया अधिकारियों का मानना है कि इसे भविष्य में सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए डिजाइन किया गया। फिक्र के लेंस से देखें तो अमेरिका की सैन्य शक्ति के आगे निकलना शी जिनपिंग का सपना है। जानकार बताते हैं कि उन्होंने 2049 तक पीपल्स लिबरेशन आर्मी को वर्ल्ड क्लास मिलिट्री बनाने का लक्ष्य रखा है। माना जा रहा है कि शी का नेक्स्ट टारगेट है ताइवान, जिसके लिए 2027 की डेडलाइन रखी गई है। यही नहीं, वो अपने भंडार में परमाणु हथियार भी तेजी से बढ़ा रहे हैं। जिनपिंग को लगता है कि बीजिंग के आगे बढ़ने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा अमेरिका है, इसीलिए वो हर प्लान अमेरिकी चुनौतियों को काउंटर करने के हिसाब से तय कर रहे हैं। खैर, अब एक ऐसी खबर जो कि हम सब के लिए चिंता का विषय है और पिछले कई दिनों से हमें परेशान कर रही है।
मौसम की हम बात कर रहे हैं, जो कि इन दिनों भारत के कई राज्यों के लिए आफत बन चुका है। राजस्थान से लेकर उत्तराखंड तक और मध्य प्रदेश से लेकर हिमाचल तक हर तरफ आसमान से आफत बरस रही है। इस आफत का सबसे ज्यादा असर राजस्थान में पड़ा है। राजस्थान के जालौर से आई यह तस्वीर आपको हैरान कर देगी। ओहो, ये देखिए सर आप, यहां एक कार सवार ने तेज बहाव वाले रास्ते को पार करने की कोशिश की, जो कि गलत है, लेकिन अगले ही पल उसकी गाड़ी नदी के बहाव में समा गई। जैसे ही कार पानी के साथ बहती दिखी, वहां मौजूद लोग जान की परवाह किए बिना नदी में कूद पड़े। कुछ ही सेकंड में उन्होंने ड्राइवर को खींचकर बाहर निकाला, लेकिन पानी के तेज बहाव में उसकी गाड़ी नहीं बच पाई। कुछ इसी तरह के हालात जालौर के बाकी इलाकों में भी दिखे हैं। आम दिनों में जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थी, वहां नदियां बहती नजर आई हैं। ये देखिए जरा बाप, बरसात के बाद बने इन हालात ने लोगों के सामने मुसीबत खड़ी कर दी है। कई घरों और दुकानों में पानी भर गया है और लोग घुटनों तक पानी में डूबकर अपना सामान बचाते नजर आए। लेकिन अजमेर में कुछ लोगों ने सैलाब से बचने के बजाय उसका सामना करने की कोशिश की। दरअसल वहां बारिश के रुकते ही सड़कों पर 4 से 5 फीट तक पानी भर गया और पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि लोग जहां थे वहीं थम गए। लेकिन अजमेर शरीफ की दरगाह पर पहुंचे श्रद्धालुओं ने रास्ता पार करने का अलग तरीका निकाला। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और तेज बहाव को पार करते हुए दरगाह तक पहुंचे। ये देखिए सर, अब जरा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की तस्वीरें देखिए। यहाँ का हाल भी आपके सामने। चित्तौड़गढ़ में पिछले 24 घंटे में करीब 13 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है। लोगों के घर, मकान, दुकान, सब जगह पानी है। यहां तक कि नदियों का जलस्तर भी खतरे के निशान को पार कर गया है। मुश्किल हालात में फंसे लोगों को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चलाया जा रहा है। मौसम की कुछ ऐसी मार पिछले कई दिनों से पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी है। 4 धाम यात्रा बुरी तरह प्रभावित है। खासतौर पर केदारनाथ वाले रूट पर श्रद्धालुओं को लैंडस्लाइड की वजह से बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। इस रूट पर गौरीकुंड और मुनकटिया के बीच पहाड़ खिसकने से रास्ता बंद हो गया, जिसके बाद वहां कई लोग फंस गए। बाद में प्रशासन ने बचाव अभियान चलाते हुए सभी लोगों को सुरक्षित निकाला है। हिमाचल में इस बार कुदरत ने काफी कहर बरपाया है। वहां मंडी, कुल्लू और किन्नौर में बादल फटने से बड़ी तबाही हुई है। इन अलग अलग जगहों पर हुए हादसे में अब तक 21 लोगों की मौत हो गई, 34 लोग लापता हैं। हिमाचल में लैंडस्लाइड और बादल फटने के बाद 245 सड़कें बंद हैं। हादसे की इन घटनाओं से अब तक करीब 400 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। परेशानी की बात यह है कि मौसम विभाग ने शिमला, कुल्लू और चंबा और मंडी और कांगड़ा में 8 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी रखा है। तो कुल मिलाकर इन तमाम राज्यों में प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ मुश्किल हालात में फंसे हुए लोगों को बचाना है, दूसरी तरफ आने वाले खतरे से बचने के लिए एडवांस में प्लानिंग जरूरी है। पोल खुल गई है इन लोगों की, हालत खराब कर दी थोड़ी सी बारिश में। देखो मतलब इतनी बाइक्स, इतने कार, इतने ये सब बंद पड़े हैं सब, और पूरा शहर ठप पड़ा है। ट्रैफिक जैम हो गया पूरा पीछे का। तो करीब घुटने से ऊपर पानी भरा, 3-3 फुट पानी भरा हुआ है। कितनी देर की बारिश में? आधे पौन घंटे की बारिश में पूरा लबालब हो चुका है। आगे पता नहीं क्या होगा। अजमेर शहर का भगवानी मालिक। अब फिक्र की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं। हमने आज बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स पर यह फाइल तैयार की है। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का योगी आदित्यनाथ पर दिया एक बयान वायरल है। उनके एक एक शब्द से पार्टी के अंदर तो कंपन हुई थी, विरोधियों को भी कटाक्ष करने का सुनहरा अवसर मिल गया। निशिकांत दुबे से एक पॉडकास्ट में योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक भविष्य पर सवाल किया गया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि योगी जी आज मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली की जगह खाली नहीं है। 20-25 साल बाद क्या स्थिति रहेगी, किसी को कुछ पता नहीं। योगी की लोकप्रियता के सवाल पर उन्होंने कहा कि हेमंता बिस्वा शर्मा और देवेंद्र फडणवीस भी लोगों को पसंद आ रहे हैं। इन दोनों बातों के अलावा उन्होंने ये भी जोड़ा कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मिले। मंगलवार को निशिकांत दुबे का यह पॉडकास्ट रिलीज हुआ और उसके अगले ही दिन योगी आदित्यनाथ के जीवन पर बनी फिल्म अजय का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया। इस ट्रेलर में बाबा आते नहीं प्रकट होते हैं वाले डायलॉग को काफी प्रमुखता दी गई है। एक दूसरा डायलॉग भी चर्चा में आया। इसमें कहा गया है कि उसने सब कुछ त्याग दिया लेकिन जनता ने उसे अपना बना लिया।
पहले योगी आदित्यनाथ पर बयान और उसके बाद उन पर बनी फिल्म के ट्रेलर, इसे लेकर दिल्ली से लखनऊ तक राजनीतिक तापमान काफी बढ़ गया है। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस मुद्दे पर ज्यादा कुछ नहीं बोला जा रहा है, लेकिन विपक्ष इस अंदरूनी लड़ाई में काफी आनंद ले रहा है। देखिए, उन्होंने कोई ऐसी बात तो अजूबी बात तो कही नहीं है। ये हकीकत है कि जनता जो है वो आज नरेंद्र मोदी जी के परिश्रम के परिणाम और तपस्या की ताकत से जो है वो भारत की आन बान शान को लगातार जो है वो बढ़ाने के लिए के साथ खड़ी हुई है। आखिर ये जो बड़बोलापन दिल्ली के एक बहुत ही शीर्ष सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर निशिकांत दुबे, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बहुत ही नजदीकी माने जाते हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी के बहुत नजदीकी माने जाते हैं, अगर वो एक ऐसी बात पार्टी लाइन के साथ वो बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो एक अप्रूवल उनका प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जरूर इसके साथ है। फिक्र में अब बिहार की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों थोड़े थोड़े परेशान हैं। और परेशानी की वजह है चुनाव आयोग का एक आदेश, जिसमें कहा गया कि बिहार के 8 करोड़ मतदाताओं का रीवेरिफिकेशन होगा। और इन्हीं परेशानियों के बीच सत्ता पक्ष ने राजनीतिक एकता का मैसेज देने वाला एक पोस्ट जारी किया। इसमें पीएम मोदी और नीतीश कुमार दोनों हैं। इन दोनों खबरों पर फिक्र की फाइल तैयार है, लेकिन पहले बात करते हैं बिहार के 8 करोड़ मतदाताओं के रीवेरिफिकेशन वाले आदेश की, जिसमें राजनीतिक सिरदर्द की मात्रा ज्यादा दिखाई दे रही है। हालांकि नेताओं से ज्यादा परेशान वोटर्स हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर रीवेरिफिकेशन का आदेश दिया, जिसके तहत वोटरों को अपना वोटर आई कार्ड सत्यापित करना होगा। इसके लिए कुछ सरकारी दस्तावेज तय दिखाने होंगे। जिनके पास तय सरकारी दस्तावेज नहीं होंगे, उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएंगे। वोटर कार्ड को आधार कार्ड से सत्यापित नहीं किया जा सकता। सत्यापन की अंतिम तारीख 26 जुलाई निर्धारित की गई। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि अब जब चुनाव में सिर्फ 4-5 महीने का वक्त है, तो चुनाव आयोग ने ऐसा फैसला क्यों किया? बिहार में सत्ता पक्ष इस पर ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा है। इन सब के बीच जनता अब दफ्तरों के चक्कर लगा रही है कि किसी तरह से उसका नाम वोटर लिस्ट से ना कटे। बिहार में वोटर कार्ड वेरिफिकेशन के लिए किस तरह से अफरा तफरी मची है, TV9 भारतवर्ष ने इसका रियलिटी चेक किया। आप ग्राउंड रिपोर्ट से समझिए कि जमीन पर क्या हालात है। 2003 के बाद जो वोटर बने हैं उनको जन्म प्रमाण पत्र और जन्म स्थान का प्रमाण पत्र देना होगा। आपको भी और आपको अपने पिताजी का भी है? नहीं है। आपका अपना है? नहीं। आपका है? पिताजी का? नहीं। अब जो वोट गिराते रहे हैं, आप तो वोट गिरा लीजिएगा, लेकिन इन लोगों को देना होगा आपका जन्म प्रमाण पत्र और जन्म स्थान का प्रमाण पत्र। कहाँ से आएगा? नहीं है, सिर्फ राशन कार्ड है, सास ससुर का। हम लोग का तो बना ही नहीं। कितना बार फॉर्म भरे? फॉर्म भरे, बहुत परेशानी है। सबके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेगा। सब तो फॉर्म भर के दे देगा, लेकिन आपका है? आपका है? मेरा खुद का नहीं है। हमको नहीं देंगे। मैट्रिक का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। एक मिनट, ये बीएलओ हैं, बीएलओ कह रही हैं कि बहुत बड़ी परेशानी है। मैं सबको फॉर्म दे रही हूं और ये इंस्ट्रक्शन भी दे रही हैं कि आपको क्या क्या कागजात देना होगा, लेकिन जो जो कागजात इसमें मांगे जा रहे हैं, बीएलओ साहिबा के पास खुद वो कागजात नहीं है। मेरे पास खुद नहीं है सर। मेरे पास खुद हट जाएंगे लिस्ट से। हम क्या हो ही ना हो सकता। हम अपना दे सकते हैं, मैट्रिक वाला दे सकते हैं। मम्मी पापा कहाँ से लाएंगे? पापा तो मेरे है ही नहीं। अब मेरे ससुर भी मर गए हैं। अब मेरी सास भी यहाँ नहीं रहती, तो हम किसका डॉक्यूमेंट्स देंगे? किसका? कोई का नहीं है। न मेरे सास का है, न मेरे पति का है, ससुर का है, न मेरे मम्मी पापा है। कोई नहीं है। आपके पास है कुछ कागजात? नहीं, इनके पास नहीं दिया जाएगा वोट किसी को भी नहीं। हम लोग इसी तरह रहेंगे। जब हम लोग का नाम हटा दिया जाएगा तो हम लोग वोट किसको देंगे? नहीं देंगे। वैसे बिहार में करीब 8 करोड़ वोटर हैं, जिसमें 2030 की मतदाता सूची के करीब 4.96 करोड़ मतदाताओं को वेरिफिकेशन और सत्यापन में दस्तावेज नहीं देना होगा। लेकिन जिनका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है, उनके लिए थोड़ी समस्या तो है। वैसे कल आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक वीडियो भी रिलीज किया, जिसमें वो पत्रकार बनकर अपने ही नेताओं से मतदाताओं के वेरिफिकेशन वाले आदेश पर सवाल कर रहे थे। अब तो जदयू तो लगभग जो है बीजेपी का प्रकोष्ठी बन गया है। जदयू दफ्तर में मोदी जी की तस्वीर आ गई है। तो आपको क्यों नहीं लगता ये जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं, इस पे चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? इसलिए कि उनके मन की बात हो रही है, वही तो कर चुनाव, यानी मतलब साजिश उन्हीं की है, तो अपनी साजिश के खिलाफ वो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? और वही लोग तो करवा रहे हैं।
अभी चुनाव आयोग का जो फैसला हो रहा है, जो निर्णय, जो क्वेश्चन बन रहा है, ये तो बना रहा है बीजेपी के दफ्तर में बन रही है। तो इनके साजिशों को हम लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है। इलेक्शन कमीशन तो बीजेपी का प्रकोष्ठ बन के रह गया है, पपेट बन करके रह गया। अभी तक हम लोगों को समय नहीं दिया है मिलने का। पता नहीं क्यों हमारे इलेक्शन कमिश्नर जो हैं मिस्टर इंडिया हो गए हैं। आपको क्या लगता है आखिर इलेक्शन कमीशन समय क्यों नहीं दे रहा है? इलेक्शन कमीशन इस बार बुरी तरीके से फंस गया है। अब तक ऐसा होता था कि पॉलिटिकल पार्टी जब किसी तरह का आरोप लगाता था तो इलेक्शन कमीशन अपनी सफाई दे करके बच जाता था। आम लोगों पर बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं होती थी। पहली बार ऐसी बात हुई है कि आम लोगों के कटघरे में, आम मतदाताओं के कटघरे में इलेक्शन कमीशन को खड़ा कर दिया गया है। और अब दिल्ली वालों के लिए एक थोड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। पुराने वाहन को लेकर दिल्ली वालों की फिक्र जरूरी है और सब कोई परेशान भी थे। दिल्ली वालों को मिली सबसे बड़ी तसल्ली यह है कि दिल्ली सरकार ने पुरानी गाड़ियों पर ईंधन प्रतिबंध को लेकर राहत देने का फैसला किया है। यह प्रतिबंध तब तक लागू नहीं होगा जब तक एनसीआर में भी समान योजना लागू नहीं हो जाती है। दिल्ली सरकार ने वाहनों की उम्र के बजाय प्रदूषण स्तर के आधार पर कार्रवाई करने पर विचार किया है। इस सिलसिले में दिल्ली सरकार ने CAQM यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को चिट्ठी लिखकर कहा है कि जब ये योजना एनसीआर में लागू हो तभी दिल्ली में लागू किया जाए। वाहनों की उम्र के हिसाब से नहीं, उनके प्रदूषण फैलाने के स्तर के हिसाब से बंद किया जाए। दिल्ली सरकार ने यह भी कहा है कि वो इस दिशा में काम कर रही है। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि हमें अभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि EOL यानी एंड ऑफ लाइफ वाले वाहन आजकल दिल्ली वालों की चिंता का विषय बन गए। इसके लिए आम आदमी पार्टी की नीतियां ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में आपकी सरकार ने कई खराब नीतियां बनाई हैं जिसका नुकसान दिल्ली वालों को उठाना पड़ रहा है। दिल्ली सरकार ने CAQM को जो चिट्ठी लिखी है उसका मजमून कुछ इस तरह से है, ध्यान से देखें। पहला पॉइंट, APNR यानी कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे में कमियां हैं। ये NCR डेटा का से इंटीग्रेटेड नहीं है। सेंसर की प्लेसमेंट और स्पीकर में कमी है। कैमरे सिर्फ हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को ही डिटेक्ट कर सकते हैं। पेट्रोल पंप पर विवाद हो रहा है, जिसको दिल्ली में तेल नहीं मिल रहा है वो गुरुग्राम और NCR से भरवा रहा है। दूसरे पॉइंट में प्रदूषण कम करने के प्रयासों का जिक्र है। दिल्ली सरकार ने बताया है कि वो राजधानी में 70 लाख पौधे लगवाने जा रही है। EOL के लिए जल्द ही सिस्टम डेवलप किए जाएंगे ताकि लोगों को कुछ महीने पहले बताया जा सके और वो अपने वाहन को हटा लें। पड़ोसी राज्यों से ऐसे वाहन ना आ पाए। मनजिंदर सिंह सिरसा ने जोर देते हुए कहा कि लोगों के इमोशन से जुड़ी जरूरी चीजों को छीनना ठीक नहीं है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने CAQM से अपील की है कि जब 1 नवंबर से पड़ोसी शहरों में यह सिस्टम शुरू होगा तभी दिल्ली में भी यह लागू किया जाए। ANPR को इम्प्लीमेंट करना, इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना अभी फिजिबल नहीं है। इसलिए जो बाकी स्टेट्स के अंदर जब आप बाकी जिस तरीके से NCR के अंदर जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, साथ साथ में तब तक हम भी अपने आप को टेक्नोलॉजिकली इसको जानकारी लेकर इसको अपग्रेड करके इसके टेस्ट करके इसका एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंटल तौर पर भी पूरी जानकारी लेके एक पूरा सिस्टम रोबस्ट हो जाए, उसके बाद ही इसको भी हम भी इम्प्लीमेंट करने की स्थिति में होंगे। आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल में जो सारी खराब पॉलिसीज बना के गई, आज उनको दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है और उनके साथ में हमको भी भुगतना पड़ रहा है। और हमारी दिल्ली सरकार इस समय जनता के साथ खड़ी है। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो सिस्टम बना है उसमें खामियां ढूंढ ली गई हैं, क्योंकि जनहित के लिहाज से ये एक ऐसा इशू है जो कि निश्चित तौर पर वोट को अफेक्ट कर सकता है। लेकिन जिस वजह से डिसीजन लिया उस वजह को और अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करना, यानी कि जो इसका साइड इफेक्ट है उससे बचने का प्लान क्या है
उसके भी ABCD पॉइंटर्स होने चाहिए ना। अब इस जनहित से जुड़े बड़े मुद्दे पर समझने वाली बात क्या है? दिल्ली सरकार ये क्यों कह रही है कि वाहनों की उम्र पर ध्यान देने के बजाय उस वाहन के प्रदूषण स्तर पर फोकस किया जाए? तो इसे आप साधारण तरीके से समझ सकते हैं। एक बात तो यह है कि मान लीजिए कि कोई कार सिर्फ 3 साल ही पुरानी हो, लेकिन वो 2.5 लाख किलोमीटर चल चुकी है और प्रदूषण भी फैला रही है, लेकिन धड़ल्ले से दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही है। वहीं एक कार की उम्र 10 साल है, वो सिर्फ 1 लाख किलोमीटर ही चली है, उसका प्रदूषण फैलाने का स्तर भी 3 साल की उम्र वाली कार से कम है, लेकिन उसे स्क्रैप में भेजा जाएगा। इसीलिए सवाल गंभीर है कि दिल्ली की सड़कों से कौन सी कार हटनी चाहिए? 3 साल की उम्र वाली कार जो ज्यादा प्रदूषण फैलाती है, या फिर 10 साल की उम्र वाली कार जिससे बहुत कम प्रदूषण फैल रहा है? दूसरी बात जो हर जगह चर्चा के केंद्र में है, दिल्ली में जिन वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें पेट्रोल कारों के लिए निर्धारित समय सीमा 15 वर्ष रखी गई है और डीजल वाहनों के लिए 10 वर्ष, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की आधिकारिक वेबसाइट पर नियम साफ लिखे हैं कि प्राइवेट डीजल कारों पर रोड टैक्स 15 वर्ष के लिए एक साथ देना होता है। इसके बाद 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल होता है। इसीलिए एक तबका ये मुद्दा उठा रहा है। उसका कहना है कि ऐसे में वो 15 साल का रोड टैक्स क्यों भरे? इस सवाल पर भी विचार होना चाहिए।